नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जुड़े थे। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है। देश का कोई सबसे भ्रष्ट परिवार है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। उन्होंने कहा कि मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस के तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता भारत के पारंपरिक कौशल और परंपरा को खत्म करने वाली रही है और इस तरह से कांग्रेस ने देश के दलितों और वंचितों का अपमान किया है। महाराष्ट्र की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न कारीगरों से मुलाकात की। प्रदर्शनी स्थल पर कई कारीगरों ने अपने हुनर और योजना के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा योजना लागू हुए 1 वर्ष हो चुके हैं। योजना के तहत देश के पारंपरिक शिल्पियों और कारीगरों की अलग अलग 18 श्रेणियों को चिन्हित कर उन्हें 3 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री ने एक मूर्तिकार से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति खरीदी और भुगतान यूपीआई के जरिए किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र जारी किया। वहीं 75,000 लाभार्थियों को ऋण जारी किया। योजना के तहत कारीगरों को 18 ट्रेडों में मदद मिलती है। पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया, जिसमें 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए राज्य के 1000 कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ किया। इसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा में चुनाव को महज कुछ महीने ही बचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के हर वर्ष राज्य में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया, लेकिन किसी को हेमंत सोरेन सरकार ने रोजगार नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा, झारखंड सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। अमित शाह ने कहा, झारखंड के आदिवासी घुसपैठियों के कारण परेशान हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य से घुसपैठियों को बाहर करके राज्य में परिवर्तन लाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज के भोगनाडीह में वीर शहीद सिद्धो कानू की जन्मस्थली बरहेट वो पहुंचे। वहां सिद्धो कानू, फूलो, ज्ञानो, चांद, भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ ही सिद्धो कानू के वंशज परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात भी की।
विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल किए जाने के मामले पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर आरोप लगाया कि तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि घी की तैयारी में गौमांस की चर्बी, पशु वसा चर्बी और मछली के तेल का उपयोग किया गया था। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्म है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है और रिपोर्ट मांगी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गंभीर मामला बताते हुए मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने दोषियों को सजा की भी मांग की। बीजेपी ने वाईएसआर कांग्रेस सरकार के समय आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर कहा है कि यह हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मसला है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पवित्र मिष्ठान तिरुपति प्रसादम में पशु वसा के कथित उपयोग को अक्षम्य पाप बताते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बंदी संजय ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसकी तत्काल जांच कराने और सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। टीडीपी एमएलसी जी दीपक रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने घी में मिलावट की परवाह नहीं की और घी की आपूर्ति के लिए बिचौलियों को बुलाया। उन्होंने गलतियों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति प्रसादम विवाद पर तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु ने कहा है कि प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गाय के घी में बहुत सारी अशुद्धियां थीं और उसकी गुणवत्ता भी खराब थी। तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी ने कहा कि कई साल पहले इस पर ध्यान दिया था। इस मामले को अधिकारियों और ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। तिरुपति प्रसादम विवाद पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ये सनातन धर्म पर हमला है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा कि मामला बहुत गंभीर है। सरकार को इस मामले की और गंभीरता से जांच करनी चाहिए। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रसादम विवाद को लेकर वो प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में आईसीएआर राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए गांव में उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 से 22 सितंबर 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। यहां पहुंचने पर प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने दमन एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चंपोर बीच के निकट एवियरी यानी कि पक्षीशाला का उद्घाटन किया। 2.40 हेक्टेयर में फैले पक्षी घर की सैर की। उसके पश्चात उन्होंने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का भी दौरा किया।
प्रियंका गांधी के राजनीति में जहर घोलने वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि जहर भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने घोला है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों चंद्रयान 4 और गगनयान पर नई जानकारी देते हुए कहा कि इसकी तकनीकी पहलुओं पर काम पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान 4 चंद्रमा पर जाएगा और वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि गगनयान को मिशन पूरा करने के बाद इसे वापस धरती पर भी लौटना है। साथ ही गगनयान मिशन के बारे में इसरो प्रमुख ने कहा कि गगनयान लॉन्च के लिए तैयार है। इसे इस साल के अंत तक लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के चौथे चंद्र मिशन को मंजूरी देने पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और पद्म भूषण नंबी नारायणन ने प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसरो के भविष्य के कई कार्यक्रमों के लिए बड़ी रकम को मंजूरी दे दी है। एक छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश भी जारी किए। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के ब्रेल वाटर हिल क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में सीमा सुरक्षा बल के 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 36 अन्य जवान घायल हो गए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का शपथ ग्रहण शनिवार शाम 4:30 बजे होगा। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। असम में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत से गोलाघाट नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का संचालन महिलाओं द्वारा किया गया। इस मौके पर गोलाघाट कमिश्नर ने परिसर में दौड़ का भी आयोजन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा के 40 से ज्यादा मुकदमों का ट्रायल राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की CBI की याचिका पर आपत्ति जाहिर की है। कोर्ट ने याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप एक तरह से पूरे पश्चिम बंगाल की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। CBI का कहना था कि इन मामलों में शिकायतकर्ताओं, गवाहों, यहां तक कि वकीलों को खुलेआम धमकाया जा रहा है, जिसके चलते राज्य में इन केस का स्वतंत्र ट्रायल संभव नहीं है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि CBI चाहे तो नए सिरे से याचिका दाखिल कर सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज वेद व्यासचार श्री शानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान बताया था। साथ ही उन्होंने सुनवाई के दौरान महिला वकील को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की थी। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में आरोपी स्वाति मालीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की। स्वाति मालीवाल ने निचली अदालत से आरोप तय होने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अगस्त 2015-16 के बीच गैर कानूनी तरीके से अपने जानकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने NGT के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ट्राइब्यूनल ने राज्य में कचरे के निपटान में विफल रहने पर पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का
जुर्माना लगाया था। शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का कारोबारी सत्र ऐतिहासिक रहा। कारोबारी सत्र में तीनों मुख्य सूचकांक सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स तेजी के साथ 84,544 और निफ्टी 1.48% की बढ़त के साथ 25,790 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी तेजी के साथ रिकॉर्ड हाई 53,793 पर बंद हुआ। पीएसयू बैंक को छोड़कर करीब सभी सूचकांक हरे निशान में बंद हुए हैं। ऑटो, आईटी, फिन सर्विस, फार्मा, मेटल, रियल्टी, एफएमसीजी और एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा कि वो लोगों को सशक्त बनाने के लिए यूपीआई में ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन और डिजिटल अवसर तलाश करें। वित्त मंत्री के मुताबिक भारत की डिजिटल पेमेंट में हिस्सेदारी 45% है। पुणे में एक समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अच्छा बैंकिंग सिस्टम अधिक आर्थिक वृद्धि, सोशल प्रोग्रेस और पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी हासिल करने में मदद कर सकता है। एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक अगस्त में यूपीआई से होने वाले लेन देन सालाना आधार पर 41% बढ़कर 14.96 अरब हो गए। इस दौरान लेन देन की वैल्यू सालाना आधार पर 31% बढ़कर 20.61 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पिछले महीने औसत दैनिक लेन देन की संख्या 48.3 करोड़ थी, जबकि औसत दैनिक लेन देन की वैल्यू 66,475 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यूपीआई से होने वाले लेन देन की वैल्यू लगातार 4 महीनों से 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बनी हुई है। वैश्विक तनावपूर्ण माहौल के बीच भी रेडीमेड गारमेंट निर्यात में चालू वित्त वर्ष के अगस्त में सालाना आधार पर 11.9% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-अगस्त की अवधि के बीच भारत का आरएमजी निर्यात करीब 6.4 अरब डॉलर रहा है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के मुताबिक भारत के आरएमजी निर्यात में ऐसे समय पर वृद्धि हुई है जब रेड सी क्राइसिस के कारण लॉजिस्टिक लागत में इजाफा हो गया और वैश्विक स्तर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर लेन देन करने वाले विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं पर लगाए जाने वाले लेन देन शुल्क में 96% तक की कमी की गई है। जैम पोर्टल की नई राजस्व नीति की हाल ही में घोषणा की गई है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक के सभी ऑर्डर पर लेन देन शुल्क समाप्त कर दिया गया है। यानी जैम पोर्टल पर होने वाले लगभग 97% कारोबार पर अब कोई लेन देन शुल्क नहीं लगेगा। 10 लाख से अधिक मूल्य के ऑर्डर पर भी लेन देन शुल्क को 0.45% से कम कर 0.30% कर दिया गया है। जैम पोर्टल पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से शुल्क में कटौती का फैसला किया गया है। एनएसएसओ ने एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य प्रतिक्रिया न देने से संबंधित मुद्दों को समझना और उनसे निपटना है। इसमें कुल 25 से अधिक संगठनों, आवास समितियों के लगभग 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया। देश के 50 से अधिक आवास समितियों के प्रतिनिधि एनएसएसओ के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एमओएसपीआई के सचिव ने कहा कि एनएसएसओ के संग्रहित आंकड़े देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। लेबनान में इजराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में 59 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। लेबनान ने कहा कि इजराइल ने 52 हवाई हमले किए, जिसके जवाब में लेबनान ने भी उत्तरी इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इससे पहले हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि दुश्मन ने धमाकों से सारी सीमाएं, नियम और रेड लाइन पार कर दी हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास के साथ संघर्ष अब नए चरण में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इजरायली सैनिक अपनी ताकत को उत्तर में केंद्रित कर रहे हैं।
ताइवान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर में धमाके पर सफाई दी है। ताइवान ने कहा है कि हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हजारों पेजर के पार्ट्स उसके देश में नहीं बने थे। ये बयान ताइवानी कंपनी गोल्ड एपोलोड के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि इस हमले में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को उसने नहीं बनाया था। ताइवान के वित्त मंत्री कुओ जी हुएई ने पत्रकारों से कहा कि इस मामले में एक न्यायिक जांच पहले ही शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ताइवान सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता है। मिस्र के बाद फ्रांस का दौरा कर रहे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व में किसी भी पक्ष द्वारा बढ़ती कार्रवाई के खिलाफ आग्रह किया। उधर ब्रिटेन ने भी संयम बरतने का आह्वान किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी नेताओं और अधिकारियों का कीव पहुंचना लगातार जारी है। शुक्रवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन ने राजधानी कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। बैठक के दौरान यूक्रेन को यूरोपीय सहायता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि सर्दियों के दौरान जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख का कहना है कि फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों में से 160 मिलियन यूरो यूक्रेन को दिए जाएंगे। ये रकम इस शीतकाल में यूक्रेन की तत्काल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जा रही है। यूक्रेन को पश्चिम की इस अतिरिक्त मदद से रूस बिफरा हुआ है। रूस ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया में कहा कि यूरोपीय संघ का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करके मामले को बर्बादी की राह पर आगे बढ़ाया जा रहा है। रूस इस बात से बेहद नाराज है कि यूरोपीय संघ फ्रीज रूसी संपत्तियों का एक हिस्सा यूक्रेन को आवंटित करने जा रहा है। इस बीच अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई भी लगातार जारी है। रूस का दावा है कि उसकी सेनाएं समयबद्ध तरीके से कुर्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लेंगी। श्रीलंका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। श्रीलंका के मतदाता राष्ट्रपति चुनाव में 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए इस बार निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता और एसजेबी उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा, एनसीपी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके और एसएलपीपी से नमल राजपक्षे मैदान में हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को उम्मीद है कि आर्थिक संकट के बाद उन्होंने जो भूमिका निभाई उसके आधार पर मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। Why go elsewhere when you can save up to rupees 8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने बाढ़ग्रस्त मध्य यूरोपीय देशों के लिए 10 अरब यूरो की सहायता की घोषणा की है। पोलैंड के रोकला में हुई बैठक में चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रिया के चांसलर उपस्थित थे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण शहर में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। शहर में डैन्यूब नदी का जलस्तर आज और 21 सितंबर को 8.5 मीटर या उससे थोड़ा ऊपर रहने की आशंका है। बुडापेस्ट के लोगों ने 19 सितंबर से ही बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया था। खतरे को देखते हुए मार्गरेट द्वीप, होटल और रेस्तरां आदि क्षेत्रों को बंद कर दिया है। कम से कम 2 दशकों में मध्य यूरोप में आई सबसे भीषण बाढ़ ने रोमानिया से लेकर पोलैंड तक तबाही मचा दी है। पुर्तगाल के मध्य और उत्तरी हिस्से में जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हालांकि बुरी तरह प्रभावित एवेरो जिले में फैली भीषण आग को बुझाने में कामयाबी मिल गई।
8 अन्य जगहों पर फैली आग को बुझाने के लिए 1500 से अधिक अग्निशामक काम में लगे हैं। इस भीषण आग से अभी तक 7 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हो गए। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 81 रन बना लिए थे। पहली पारी में 227 रन की बढ़त लेने वाली भारत की कुल बढ़त 308 रन की हो गई है। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। वहीं आकाशदीप, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 376 रन बनाए। मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा और अश्विन के बीच 199 रन की शानदार साझेदारी देखने को मिली और अश्विन 113 रन की शानदार पारी खेल चुके थे। जसप्रीत बुमराह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट पूरे हो गए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 400 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज हैं। गॉल टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 237 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की ओर से दिमुथ करुणारत्ने ने 83 रन की पारी खेली। सरे ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में लगातार तीसरा खिताब जीतने में सफलता पाई। 1968 के बाद पहला अवसर है जब किसी टीम ने लगातार तीसरी बार काउंटी चैंपियनशिप जीती। चाइना ओपन 2024 के महिला सिंगल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की मालविका बंसोड 8वें नंबर की वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से हार गईं। क्वार्टर फाइनल में यामागुची ने मालविका को 21-10, 21-16 से शिकस्त दी। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय दल ने 23 स्वर्ण, 12 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 37 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। वाणी कपूर ने हीरो महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 12वें चरण का खिताब जीत लिया है। वाणी ने हिताशी बख्शी को प्लेऑफ में हराकर 18 महीने में पहला खिताब जीता। चैंपियंस लीग में गुरुवार की रात एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को पहले ही मुकाबले में फ्रेंच क्लब मोनाको ने 2-1 से हराने में सफलता पाई। ये मैच टीनेजर्स खिलाड़ियों के नाम रहा। मोनाको के लिए 18 साल के नाइजीरियन स्ट्राइकर जॉर्ज इलेनिको ने अपने डेब्यू पर गोल किया। वहीं बार्सिलोना के 17 साल के स्टार लैमिन यमाल ने चैंपियंस लीग में अपना पहला गोल किया। इंग्लिश क्लब आर्सेनल को इटालियन क्लब अटलांटा के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। आर्सेनल के गोलकीपर डेविड राया ने मुकाबले को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाते हुए कुछ अच्छे बचाव किए। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत हासिल की। एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से दोनों हाफ में 1-1 गोल हुए। जर्मन क्लब वायर लेवरकुसेन ने चैंपियंस लीग के अपने पहले मैच में डच क्लब फेनोर्ड पर 4-0 की बड़ी जीत हासिल की। जर्मन क्लब की तरफ से 4 गोल पहले हाफ में हुए। ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने कोरिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रादुकानु ने 8वीं वरीयता प्राप्त चीन की युआन यू को सीधे सेट में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।